Good morning, students. After notice writing classes, we are starting invitation writing. Invitation writing जो 12th में आपके है वो पहले आप 10th में कर चुके हो, बट 12th में थोड़ा सा डिफरेंट है. इन्विटेशन राइटिंग 12th में जो है वो एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग है और इनफॉर्मल फॉर्म ऑफ इन्विटेशन है. अब दोनों इनफॉर्मल फॉर्म ऑफ इन्विटेशन बोथ इन केस ऑफ एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग, हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो इन्विटेशन है क्या वो पहले समझना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ बेसिक चीज़ उसी इन्विटेशन की काम आ रही है. तो पहले तो हम इन्विटेशन का फॉर्मेट देख लेते हैं. पहले भी क्लास में बताया मैंने, इन्विटेशन या जो भी कोई कंपोजिशन हम बनाएंगे उसको बॉक्स करना ज़रूरी है. अपने घर पे भी अगर किसी का भोजन का कार्ड आता है, शादी की पत्रिका आती है, आपने देखा होगा उसके चारों तरफ एक बॉर्डर बनी होती है. वो बॉर्डर बनानी आपको बहुत ज़रूरी है. दूसरी बात, इस बॉर्डर को हमेशा लास्ट में बनाना है. थर्ड थिंग कि इन इन्विटेशंस को आपको घर पे लिखने इतना प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपकी राइटिंग के अकॉर्डिंग कि कौन सा वर्ड कितना लिखने पे सेंटर में आ रहा है या नहीं. आपने पत्रिका देखी होगी कि अपने घर पे आई हुई, सिमेट्री जिसको बोलते हैं, दोनों तरफ बराबर गैप छोटा हुआ है. अगर कोई चीज़ इधर लिखी हुई है तो उधर भी है. इस तरीके से इसको डिज़ाइनिंग में आता है, ये पार्ट डिज़ाइनिंग का है, तो उसको उस तरीके से बनाना बहुत ज़रूरी है. तो अभी हम वो इन्विटेशन स्टार्ट कर रहे हैं जो आपने पहले 10th में 9th में आपके कोर्स में थे. पहले उनको समझना ज़रूरी है कि इन्विटेशन आपका था कैसा. कुछ लाइन्स जो होती हैं वो हमेशा से ही कॉमन होती है. इन्विटेशन राइटिंग होती है जो वो हमेशा इट इज़ रिगार्डेड एज अ थर्ड पर्सन, क्योंकि आप किसी व्यक्ति विशेष को नहीं लिख रहे हो. अनलेस एंड अनटिल 12th में जो आपका नया कोर्स है उसमें आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल एक्सेप्टिंग वाला जो है, इनफॉर्मल वाला, उसमें एक्सेप्टिंग डिक्लाइनिंग में उसमें आपको व्यक्तिगत लिखना है. ठीक है. तो सबसे पहले मैं एक इन्विटेशन बना रहा हूँ. ओके. उस इन्विटेशन को अपने को देखना है. हम ये देखेंगे इसमें क्या क्या लिखा जा रहा है. Sorry, question of son निखिल ये दिख रहा है आपको. कुछ इसमें लिखा जा रहा है, डेट टाइम ये लिखा जा रहा है. ठीक है. इसको आपको अभी समझ में आ जाएगा. अभी आपको मैं थोड़ा सा पहले लिखने में इसलिए कंसंट्रेट कर रहा हूँ क्योंकि कई बार बोलते हुए गलत लिख देता हूँ मैं. और ये सिमेट्री का ध्यान भी नहीं देता है बोलने में. अगर कंसंट्रेशन होता है ना तो बेस्ट कंप्यूटर विथ बेस्ट
अब आप देख पा रहे हो मैंने एक इन्विटेशन बनाया है, राइट। अब इस इन्विटेशन में आप क्या देख पा रहे हो, एक इन्विटेशन है सिंपल सा। अब इसको देखो, बाउंड्री का काम करते हैं हम लोग, ठीक है। बोर्ड पे है इसलिए थोड़ा सा बड़ा अटपटा सा नज़र आएगा, बट फिर भी हम मैनेज कर लेंगे। ठीक है, चलिए। सो दिस इज़ बेसिकली अ इन्विटेशन। अब इस इन्विटेशन में आपको क्या नज़र आ रहा है? सबसे पहली लाइन में इनवाइट कौन कर रहा है, यहाँ लिखा हुआ है मिसेस एंड मिस्टर गुप्ता, ठीक है। तो ये बुलाने वाले हैं, क्या कह रहे हैं? रिक्वेस्ट, एस लगा हुआ है, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर बिनाइन प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ। तो मिसेस एंड मिस्टर गुप्ता जो है वो आपको आमंत्रित करते हुए, उनको बड़ा हर्ष होता है, सादर आमंत्रित करते हुए आपकी सादर उपस्थिति मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं उस पवित्र या शुभ अवसर पर। अब अवसर कौन सा है, यहाँ देखिए आप, बर्थडे 6th, छठा बर्थडे ऑफ देयर सन, उनके बच्चे का नाम देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है निखिल। ओके, अब वापस पढ़ते हैं। मिसेस एंड मिस्टर गुप्ता रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर बिनाइन प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ बर्थडे ऑफ देयर सन, या आप इसको यूँ लिख सकते हो, ऑफ ओकेजन ऑफ देयर सन्स बर्थडे, ठीक है। निखिल, ये नाम आ गया। एट देयर रेजिडेंस, अपने घर पे ही, घर का पता दे दिया, 38 कमल कुंज राजकोट, ठीक साहब। उसके बाद में आपको दे दिया एट 6 PM, 6 बजे आना है। तारीख ऑन 12 दिसंबर 2010, 2010 12 दिसंबर को आना है। एक शॉर्ट इसमें आपको ये भी बता दिया कि क्या चाह रहे हैं मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता। वो चाह रहे हैं कि आपको बुलाएं, आमंत्रित करें। क्यों आमंत्रित करें? बच्चे का बर्थडे। बच्चा कौन है? बच्चा निखिल है। देन कितने बजे आना है, घर पे कहाँ है, तो घर का एड्रेस दे दिया, कितने बजे आना है, कौन सी तारीख को आना है। और अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग, RSVP, वो उस व्यक्ति का नाम लिखना है जो सबको स्वागत करेगा। अब मिस्टर एंड मिसेस तो गुप्ता हो गए, अब निखिल हो गया लड़का। अब सपोज उसके बड़े भाई का नाम है भरत, तो BHARAT, भरत गुप्ता। तो ये आपको, और विथ बेस्ट कॉम्प्लीमेंट, शुभेच्छाओं सहित, तो कौन दे रहा है शुभकामना आपको? गुप्ता फैमिली, पूरा गुप्ता परिवार आपके लिए आतुर है। तो इस तरीके से ये एक बनाया जाता है, ठीक है। इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट देख लीजिएगा। इसमें मैं एक बार पुनः स्क्रीन से हट जाता हूँ और मैं बोलता रहूँगा। एक बार आप इसमें देख रहे हैं कि कैसे इसको बनाया गया है। स्टार्टिंग में आप देख पा रहे हैं, सबसे ऊपर हेडिंग कौन है? हेडिंग में वो लोग हैं जो बुला रहे हैं, मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता। आप चाहो तो शर्मा कर दो, जो भी करना चाहो। अब इसमें परमानेंट लाइन कौन सी है? तो इसमें परमानेंट लाइन है 2nd नंबर, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर बिनाइन प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ। कभी भी कोई आपको निमंत्रण देगा, आमंत्रण देगा, तो ये लाइन तो वहाँ होगी। अब बर्थडे को छोड़ करके मैरिज कर दो, ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ मैरिज ऑफ देयर सन निखिल। अब मैरिज होगा तो लड़की का नाम आएगा, विथ आप लड़की का नाम लिख दीजिए। अब घर पे शादी नहीं होगी, किसी वाटिका में होगी, बैंकेट हॉल में होगी, वो लिख दीजिए, बेस्ट से सेम। अब आप इसी को आप चाहे तो भाई एनुअल फंक्शन में चलना है तो क्या बोलेंगे? द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ मेंबर्स ऑफ लवकुश स्कूल रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर बिनाइन प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ एनुअल फंक्शन। अब एनुअल फंक्शन का नाम होता है इन स्कूल प्रीमाइसेस या स्कूल कैंपस, तारीख डाल दीजिए। तो इसमें अब हम क्या करेंगे कि बेसिक जो फॉर्मेट जो हमारे सामने आ रहा है, हम इसको समझने के लिए मैं आपको इसको फिक्स कर देता हूँ। अब देखिए, इसको आपने पुराना वाला देख लिया होगा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ये जो है यहाँ पे हम क्या समझ लेंगे? बुलाने वाले का नाम,
ये फॉर्मेट समझ लो। कौन सा अवसर है, अवसर और संबंधित, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिसको बुलाना है नाम हो जाएगा। एट द रेजिडेंस, यहाँ क्या हो जाएगा, स्थान हो जाएगा, स्थान का नाम या स्थान का आपका एड्रेस हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये तारीख हो जाएगी, और ये आप ऐसे ही रहने दीजिए, ये जो आप देख पा रहे हो। अब बेसिकली आप समझे, इस पूरे इस तरीके के जो नोटिस में अगर यही फॉर्मल है तो इसमें ये लाइन कॉमन रहेगी आपकी, बाकी सब आप कभी भी चेंज कर सकते हो। तो अब अगली क्लास में जब हम आएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में इसको कैसे अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है वो हम देखेंगे। एक बार इसको आप लिखने की कोशिश करें, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। अगली क्लास में हम इसको आगे पढ़ेंगे। टिल देन, गुड बाय। Good morning student. So this is our topic competition other form of market, मतलब प्रतिस्पर्धी बाजार के बारे में पढ़ रहे हैं अपन, जिसके 2 पार्ट ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 और एंड दिस इज पार्ट 3। पहले हम लोग सबसे पहले पढ़ चुके हैं मोनोपोली मार्केट, मतलब एकाधिकारी बाजार, और दूसरा हमारा चल रहा था, मतलब इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर दूसरा चल रहा था मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जिसका मतलब होता है एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता। इसके बारे में इसके कैरेक्टरिस्टिक, मतलब इसकी विशेषताएं हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार हमें रिपीट करना ही पड़ेगा क्योंकि वो इससे रिलेटेड है डायग्राम से। तो एक बार हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं। लार्ज नंबर ऑफ फर्म, बहुत सारे फर्म्स इसमें एंट्री कर सकते हैं, मतलब जो फर्म चाहे वो इस मार्केट में आ सकता है, पर आना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसमें जो इन्वेस्टमेंट चाहिए वो बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत ज़्यादा समय तक आपको टिकना पड़ेगा, थोड़ा लॉस भी देखना पड़ेगा। जैसे एक छोटी सी शॉप शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में इतना हमें लाभ नहीं होता, रेवेन्यू नहीं होता, प्रॉफिट नहीं होता, पर आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 1 ईयर जैसे लोग आपको जान जाते हैं, आपके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, मार्केट में बात फैल जाती है, धीरे 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 आपकी क्रेडिबिलिटी जो होती है मार्केट में वो बढ़ जाती है, आपका गुडविल अच्छा हो जाता है, देन धीरे धीरे एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप हर महीने कमाना शुरू कर देते हो। वैसे ही है यहाँ पे, जैसे मैंने बिस्किट की कंपनियों का एग्जांपल दिया था, या शैम्पू या तेल या जो भी जितने भी डेली प्रोडक्ट्स हम लोग यूज़ करते हैं, वो सारे प्रोडक्ट में आप देखो बहुत सारी कंपनीज़ होती है मार्केट में, और अलग अलग फ्लेवर होते हैं, अलग अलग स्मेल होती है, अलग अलग शेप, साइज़, कलर, अलग अलग पैकेजिंग होती है ना। जैसे कि उस दिन हमने बिस्किट की बात की थी, आज चलो सोप की बात कर लेते हैं। जैसे बाथिंग सोप जो होते हैं, जैसे लक्स है, हमाम है, डेटॉल है, संतूर है, बहुत नंबर्स ऑफ रेंज है इसमें, है ना। तो ये कोई एक दिन में प्रॉफिट नहीं कमा लेते। अब कोई नया सोप आएगा तो उसको पहले जो सोप मार्केट में ऑलरेडी है, प्रिविलिंग जो सोप चल रहे हैं मार्केट में, लोग खरीद रहे हैं, उनके साथ एक बड़ा कंपटीशन उनको फेस करना पड़ेगा। इसीलिए इसको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बोला जाता है, क्योंकि होते तो अब सोप तो सारे सोप ही है। अगर अपने को लक्स नहीं मिला तो हम लोग डिटॉल से भी नहा सकते हैं एक बार, पर वो हमारी चॉइस है, हमारा प्रेफरेंस है कि हम लक्स ही चूज़ कर रहे हैं या संतूर ही चूज़ कर रहे हैं, है ना। बाकी सारे सोप हमें क्लीन कर देते हैं ऑलमोस्ट, है ना, पर हमारे जो टेस्ट होते हैं, प्रेफरेंस होते हैं, वो अलग होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम सोप खरीदते हैं। अब नया जो सोप आएगा उसको मार्केट में अपने आप को जमाना पड़ेगा, लोग उस पर धीरे धीरे ट्रस्ट करेंगे, है ना। बार 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 ऐड आएगी और वो ऐड कहीं दिमाग में रह जाती है, वो नाम कहीं दिमाग में रह जाता है, फिर लोग खरीदने जाते हैं, तब सोचते हैं चलो इसको ट्राई कर लेते हैं, या फिर उस प्रोडक्ट को उन्हें फ्री प्रोडक्ट में कभी कभी देते हैं, किसी के साथ फ्री देते हैं। कोई नया प्रोडक्ट होता है ना तो उसको फ्री में सेल करते हैं, छोटे छोटे पैक बना के, ताकि लोग उसको यूज़ करें और उसको यूज़ टू हो जाए, मतलब उनको अच्छा लगने लगे और वो सोचे कि हाँ अब ये प्रोडक्ट हमें यूज़ करना चाहिए। इसीलिए लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होते हैं। प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन, प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन मैंने बताया कि शेप, साइज़, कलर, स्मेल, टेस्ट में ये अलग अलग होते हैं।
थर्ड था एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी। ऑब्वियसली एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी का बहुत ही बड़ा रोल है। अगर एडवर्टाइजमेंट अच्छा नहीं हुआ यहाँ पे इस मार्केट में तो उस प्रोडक्ट को कोई जानेगा ही नहीं, और जब जानेगा नहीं तब कोई खरीदेगा ही नहीं। हम लोग देखते हैं नए प्रोडक्ट आते हैं तो उनकी ऐड सबसे ज़्यादा आती है और वो ऐड बार बार रिपीट होती है। एक जो पर्टिकुलर अंतराल होता है किसी मूवी के बीच में या सीरियल के बीच में या मैच के बीच में, है ना, उनके बीच में उस एक अंतराल में ही 2-3 बार ही उसकी ऐड भी आ जाती है कभी कभी। मतलब इतना उनको ऐड पे पैसा खर्चा करना पड़ता है, वो फ्री में नहीं देते हैं ऐड, है ना, स्पॉन्सर करना पड़ता है। उस जो भी वो प्रोग्राम चलता है उसे स्पॉन्सर करते हैं वो, तो उनकी ऐड वहाँ दी जाती है। तो ये एड्स वगैरह के थ्रू ही पता चलता है कि हाँ ऐसा भी कोई प्रोडक्ट है मार्केट में, फिर उसकी अच्छाइयाँ ऐड में बताई जाती है, मतलब उसके एडवांटेजेस बताए जाते हैं। कभी डिसएडवांटेज थोड़ी बताते हैं प्रोडक्ट के, नहीं, एडवांटेज बताते हैं। फेयर एंड लवली ये लगाते ही गोरी हो गई, ये हो गया, वो हो चाहे ना हो, लेकिन उसके एडवांटेज बताएंगे, उसे अट्रैक्टिव बताएंगे उस ऐड को, ताकि लोग एकदम से उससे अट्रैक्ट हो जाए, एक बार तो सोचे कि नहीं मेरे को ट्राई करना चाहिए। तो एडवर्टाइजमेंट का यहाँ बहुत बड़ा रोल है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म। कोई भी फर्म, मतलब कोई भी नई कंपनी इस मार्केट में एंटर भी कर सकती है और इसे छोड़ के जा भी सकती है। एंटर कर सकती है लेकिन करना मुश्किल होता है क्योंकि पैसा बहुत चाहिए, और छोड़ के तो बहुत सारी कंपनियां चली जाती है। बहुत सारे पैकेजिंग फूड वाली कंपनियां हैं, नई नई कंपनियां आती रहती है और कुछ टाइम रुक के लॉस देखती है, मतलब लॉस ही लॉस होता है उन्हें, वो इतना टिक नहीं पाती, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता तो चली भी जाती है मार्केट छोड़ के, है ना। इसीलिए मैंने कहा था कि यहाँ फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत चाहिए। उसके बाद है नॉन प्राइस कंपटीशन। यहाँ पे प्राइस को लेके कभी कंपटीशन है लेकिन प्राइस को लेके कम कंपटीशन है। अब जैसे गुड डे बिस्किट महंगा है, सेम वैसा टेस्ट आपको पार्ले जी का 2020 भी देता है, लेकिन अब किसी को गुड डे ही अच्छा लगता है तो वो गुड डे ही खरीदेगा ज़्यादा पैसे दे के भी, और किसी को 2020 ही पसंद है तो 2020 ही खरीदेगा। तो यहाँ पे प्राइस को लेके कंपटीशन कम होता है प्रोडक्ट में। यहाँ पे उसकी क्वालिटी, जो भी क्वालिटी इन द सेंस उसका टेस्ट है, उसका शेप्स है, साइज़ है, स्मेल है, उसका जो भी अट्रैक्ट करता है करने वाली पैकेजिंग है या कुछ भी उसके साथ फ्री मिल रहा है, कोई ऑफर है, वो सब उसकी क्वालिटी एक तरह से, और वो यूसेज कैसा देता है, उपयोगिता कैसा देता है, ये सारी उसकी क्वालिटी जो है उसका कंपटीशन खास तौर से होता है। पैसे के रूप में कंपटीशन यहाँ पे कम होता है। अब हम इसके देख रहे हैं AR और MR। AR का मतलब मैंने बताया था, AR का मतलब क्या है, एवरेज रेवेन्यू। एक एवरेज रेवेन्यू कितना होता है, और MR का मतलब है मार्जिनल रेवेन्यू। एवरेज का मतलब क्या है, औसत, और मार्जिनल का मतलब सीमांत। मैंने पिछले पार्ट में आपको सारणी बताई थी कैसे निकलता है। सेकंड लेसन में भी हमने औसत और मार्जिनल वगैरह देखे हुए हैं, तो उसके डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे। अब हम इसकी आकृति देखेंगे। ये रेवेन्यू है एक्स एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे यूनिट्स है और वाई एक्सिस पे रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब उसकी इनकम, उस फर्म को होने वाली इनकम, और यूनिट्स मतलब कितने यूनिट्स वो सेल कर रहा है, जितना सेल करेगा उस हिसाब से ही होगा रेवेन्यू। तो AR देखो ये ऊपर है और MR नीचे है। इसका रीज़न ये है, इसका रीज़न क्या है देखते हैं हम लोग। एट ए पर्टिकुलर प्राइस द क्वांटम ऑफ डिमांड डिपेंड्स अपॉन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट, एडवर्टाइजमेंट, टेस्ट, फैशंस एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर एक्सेट्रा। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व हैज़ जेंटल स्लोप। AR and MR curve in monopolistic competition. In this way, AR curve depend upon the following factor. What is ratio of product differentiation between the firms, preference of consumer, number of firms in a group. देखो AR का जो शेप है ये इसी बात पे डिपेंड करेगा। जैसे बिस्किट, सपोज ये बिस्किट की कंपनी का है, तो उस बिस्किट की कंपनी के कितने कॉम्पिटिटर है, मतलब एकदम क्लोज कॉम्पिटिटर कितने हैं, उनके साथ उसका कंपटीशन कैसा है, मतलब कितना वो उनसे आगे बढ़ सकता है, उस पर वो
AR और MR डिपेंड करेगा। AR हमेशा ऊपर रहेगा, MR हमेशा नीचे रहेगा। इसके डायग्राम्स बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना तो है ही, हमारे सिलेबस में है। तो इतना ही आपको जानना है कि AR इसका ऊपर रहेगा क्योंकि एवरेज रेवेन्यू इसका ज़्यादा रहता है, मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा कम रहता है। मतलब इसका जो प्रॉफिट रहता है ये बहुत हाई मार्जिन से नहीं बढ़ता, धीरे धीरे ही बढ़ता है। स्टार्टिंग में और आपको अच्छा मार्जिन मिल जाएगा, पर उसके बाद बढ़ोगे तो सही, लेकिन उतने मार्जिन से नहीं बढ़ोगे, इसीलिए MR नीचे रहेगा लेकिन AR ऊपर रहेगा। अब हम लोग नेक्स्ट मार्केट पढ़ेंगे, ओलिगोपोली मार्केट। ओलिगोपोली मार्केट। ओलिगोपोली मार्केट का मतलब होता है इसमें कुछ ही विक्रेता होते हैं। देख लेते हैं अपन इसका भी कैरेक्टरिस्टिक, वहाँ पे अपने को और अच्छे समझ में आएगा। इंटरडिपेंडेंस। ओलिगोपोली में क्या होता है कि जो सेलर होते हैं, सेलर मतलब विक्रेता, विक्रेता मतलब बेचने वाले। अब ये जो विक्रेता होते हैं ना, ये कुछ होते हैं, सम होते हैं या कुछ बोल सकते हैं हिंदी में अपन। अब बेचने वाले तो बहुत कम होते हैं, लेकिन कंज्यूमर मतलब क्रेता अधिक होते हैं। कैसे होते हैं? अधिक, ज़्यादा होते हैं। मतलब बेचने वाले कम होते हैं, खरीदने वाले ज़्यादा होते हैं। अब इसमें ऑब्वियसली बेचने वाले का फ़ायदा ही होगा, लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक, मतलब इसका एक डिसएडवांटेज या इसकी एक कमी ये है कि अगर ये कुछ लोग, जैसे कुछ में समझो अपन 3 लोग मान लेते हैं, 2 से ज़्यादा कुछ में आता है, ठीक है। तो ये जो 3 लोग हैं मार्केट में जो एक जैसा प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब ये तो तीनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर ही हुए, प्रतिस्पर्धी हुए। अब इसमें क्या होता है कि अगर ये एक दूसरे से बहुत अच्छा कंपटीशन करने लग गए, मतलब एक ने जो एक प्रोडक्ट था 10 रुपये का है, वो प्रोडक्ट सबको 10 में ही बेचना है, पर एक ने थोड़ा लालच आ गया उसके मन में, उसने सोचा कि मैं इसको 9.5 में बेचता हूँ ताकि जितने भी कंज्यूमर है ना वो खींच के मेरे पास आ जाए, मतलब मैं ही बेचूँ उनको और इनके पास ना जाए, क्योंकि उनके पास प्रोडक्ट सेम होता है। जो भी वस्तु वो तीनों बेच रहे हैं वो एक जैसे होती हैं वस्तु, उनकी कीमत एक जैसी होती है, दिखने में एक जैसी, उपयोग में एक जैसी। तो अब कंपटीशन तो है ही, तो कभी कभी लालच आ जाता है कि मैं इन दोनों से भी ज़्यादा कमाऊँ। ऐसे में क्या होता है कि वो जो एक आदमी है अपनी कीमत कम कर देगा तो सारे कंज्यूमर उसके पास आ जाएंगे। जब उसके पास सारे कंज्यूमर आ जाएंगे तो दूसरे 2 लोग देखेंगे सब इसके पास जा रहे हैं, तो अब मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा कि वो भी कम कर देगा, वो उसने 9.5 किया, ये 9 कर देगा। तीसरा सोचेगा अब सारे इसके पास जा रहे हैं तो वो 8.5 कर देगा। इस तरह से वो तीनों एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे, और कंपटीशन में होगा क्या, तीनों का लॉस होगा, कंज्यूमर का फ़ायदा होगा। जब तीनों एक दूसरे के साथ कंपटीशन करेंगे, प्राइस कम करते जाएंगे तो इनका प्रॉफिट भी कम होता जाएगा, और कंज्यूमर को इसमें फ़ायदा होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खरीद पाएगा और सस्ते में खरीद पाएगा। तो ओलिगोपोली मार्केट जो है इसमें कम होते हैं सेलर और ज़्यादा होते हैं कंज्यूमर। तो यहाँ पे जो सेलर हैं उनको एक ही काम करना होता है कि उन्हें एक दूसरे के साथ कोऑपरेट पूरा करना होता है। अगर वो एक दूसरे का कंपटीशन बन गए मार्केट में तो फिर उन्हीं के लिए ये बुरा हो जाएगा, और धीरे धीरे ये होगा कि कोई चौथा भी इस मार्केट में एंटर कर सकता है। तो ओलिगोपोली में सिर्फ यही ध्यान रखना है उनको कि एक दूसरे से कंपटीशन ना करें, बल्कि एक दूसरे से मिल के रहे। भले एक दूसरे से बनती ना हो, लेकिन मतलब एक ऐसी चीज़ उन्हें फिक्स करनी पड़ेगी कि भाई
इतने में बेचना है तो तुम भी इतने में बेचोगे, मैं भी इतने में बेचूंगा। अगर प्राइस को लेके उन्होंने कोई भी गड़बड़ी की तो फिर वो कट थ्रोट कंपटीशन हो जाएगा, मतलब गला काट प्रतियोगिता हो जाएगी, दूसरे का बुरा करके और खुद ज़्यादा कमाना, तो फिर दूसरा भी रुकेगा नहीं, वो भी सेम आपके साथ वही करेगा। ऐसे में दोनों के प्राइस कम होते जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ उनको ध्यान रखनी होती है। सेकेंड है कंपटीशन। तो यहाँ पे कंपटीशन ऑब्वियसली कैसा होता है, गला काट प्रतियोगिता होती है, तो इसका ध्यान रखना होता है कि इस प्रतियोगिता से बचना होता है। अपन किसी और का गला काटेंगे तो दूसरा भी काटेगा, तो यहाँ गला नहीं काट रहे हैं, यहाँ पे ये है कि ऐसा टफ कंपटीशन अगर आप किसी को दोगे तो वो भी तो मार्केट में सर्वाइव करने के लिए आपको देगा, है ना। प्राइस रिजिडिटी, रिजिडिटी का मतलब है रिजिड होना चाहिए, प्राइस बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। अगर प्राइस में आपने कुछ भी गड़बड़ की तो फिर धीरे धीरे आप लॉस में जाओगे। तो इस चीज़ का यहाँ पे सेलर को ध्यान रखना है, विक्रेता को ध्यान रखना है। कॉन्फ्लिक्टिंग एटीट्यूड ऑफ फर्म्स, अगर कोई फर्म का कॉन्फ्लिक्टिंग एटीट्यूड है, कॉन्फ्लिक्टिंग मतलब झगड़े वाला नेचर है या नहीं जम रहा है किसी के साथ, तो ऐसे में उसका खुद का भी लॉस होगा। तो एक दूसरे से अगर नहीं भी जमता है तो भी बना के रखने की कोशिश यहाँ पे करनी पड़ेगी ओलिगोपोली मार्केट में, तो ही सेलर को लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट होगा, वरना बहुत शॉर्ट टर्म में उन्हें लॉस आना शुरू हो जाएगा और लॉन्ग टर्म तक वो नहीं टिक पाएंगे। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओलिगोपोली मार्केट, मतलब अल्पाधिकार बाजार बोलते हैं इसे हिंदी में। हिंदी वाले भी ध्यान रखें और बुक्स लेके ही बैठे आप लोग, ताकि आप लोगों को ये सारे टर्म्स क्लियर होते जाएं। दैट्स इट, आज की क्लास यहीं रहेगी और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। पिछले वीडियो में हमने देखा था सरल विधि और गुणनफल विधि से आहरण पर ब्याज ज्ञात करना। आज हम देखेंगे औसत अवधि विधि के आधार पर आहरण पर ब्याज ज्ञात करना, जो मासिक भी हो सकता है, त्रैमासिक भी हो सकता है। इन दोनों विधियों में दोस्तों डिफरेंस क्या है कि जब अलग अलग राशि अलग अलग समय पर अगर आप निकालते हैं तो उस समय सरल विधि या गुणनफल विधि का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब एक पर्टिकुलर निश्चित टाइम पे निश्चित राशि यानी कि फिक्स अमाउंट फिक्स टाइम पर अपन निकालते हैं और रेगुलर अगर निकालते हैं तो हम एवरेज मेथड का यूज करते हैं। तो एवरेज मेथड मंथली बेसिस पे हो सकता है, क्वार्टर बेस पे हो सकता है, हाफ ईयरली बेस पे हो सकता है, एवरी 2 मंथ बेसिस पे हो सकता है, मतलब हर 2-2 महीने की गैप में हो सकता है ना, पर निश्चित होगा ये अंतराल फिक्स रहेगा और एक अमाउंट भी सेम रहेगा। जिस दिन अमाउंट सेम रहेगा उस समय अपने को क्या करना है, ये वाला मेथड यूज करना है, जिसका नाम क्या है, औसत अवधि विधि। तो यह मासिक और त्रैमासिक बेसिस पे निकालना हम देखेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या है, आहरण पर ब्याज यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। तो इसके लिए अपने को फॉर्मूले में लिखना है कुल आहरण यानी टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 यानी दर बटा 100 इनटू औसत अवधि यानी कि जो एवरेज टाइम अपन निकालेंगे, एवरेज टाइम डिवाइड बाय 12, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे एवरेज मेथड के थ्रू। जैसे हमारे सामने एक क्वेश्चन है, जीएसटी पार्टनर है, कितने साझेदार हैं यहाँ पर, 3 पार्टनर्स हैं, जी, एस और टी, 3 पार्टनर्स हैं। फिर उसके बाद यहाँ ये बताया कि जी प्रत्येक माह के प्रारंभ में 2000 रुपए निकलता है। प्रत्येक माह का प्रारंभ का मतलब होता है 1 तारीख, है ना। तो एवरी हर महीने की पहली तारीख को वो पैसे निकाल रहा है, कितने, 2000। ठीक है, फिर उसके बाद एज दे रखा है, एज जो है वो क्या कर रहा है, प्रत्येक माह के अंत में, प्रत्येक माह की अंत तारीख 30 भी हो सकती है, 31 भी हो सकती है, या फरवरी का महीना हो तो 28 और 29 भी उसका लास्ट तारीख हो सकता है। तो एज प्रत्येक माह के अंत में 3000 रुपए निकालता है। ठीक है, फिर उसके बाद टी जो है वो प्रत्येक माह के मध्य में 1000 रुपए निकालता है। एवरी मंथ के मिडल में क्या करता है, 1000 रुपए निकालता है। मिडल का मतलब 15 तारीख 16 तारीख, है ना, या तो दी होगी या डेट, या फिर आपको मध्य में बोल दिया होगा। अब देखिए आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर एनम। अब आप इसके अंदर कौन सा मेथड यूज करेंगे, इसमें आप सिंपल मेथड भी यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, औसत विधि। औसत विधि यानी एवरेज मेथड। अब एवरेज मेथड यहाँ क्यों काम में आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक तो बताया है कि प्रत्येक माह के प्रारंभ में, यानी कि एवरी मंथ आ गया, एवरी मंथ का मतलब पूरे साल भर रेगुलर चलेगी एक्टिविटी। और उसके बाद प्रारंभ में मतलब बताया है कि हर महीने की 1 तारीख है तो बस 1 तारीख ही रहेगी, 2 तारीख नहीं होगी या लास्ट तारीख नहीं होगी। फिर उसके बाद 2000 रुपए का अमाउंट है वो भी रेगुलर है। ठीक है, तो इसलिए कौन सा मेथड यूज करेंगे, एवरेज मेथड यूज करेंगे। एवरेज मेथड यूज करने से पहले अपन हम देख लेते हैं कि ये औसत अवधि कैसे निकालेंगे।
आपको जितने भी महीने दे रखे हैं, सपोज जैसे पूरे साल भर में कितने महीने होते हैं 12, ठीक है। अब आपके सामने 3 कंडीशन होंगी, प्रारंभ, अंत और मध्य। चलिए देख लेते हैं क्या करना है आपको इसके अंदर। जैसे अगर कोई पहली तारीख को निकालता है, कोई मिडल तारीख को निकालता है 15 या 16 तारीख को, कोई लास्ट तारीख को निकालता है 28, 29, 30, 31, है ना, ये दोनों फरवरी के हो जाएंगे, बाकी के महीने हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि अगर फर्स्ट तारीख को कोई विड्रॉ करता है तो आपको +1 डिवाइड बाय 2 करना है। क्या करना है, फर्स्ट तारीख को निकालता है तो +1 डिवाइड बाय 12 करना है, 12 मंथ तो ही है, और +1 डिवाइड बाय 2। अगर आपको 15, 16 यानी कि मध्य के लिए बोला जाता है, मिडल ऑफ द मंथ बोला जाता है, तो आपको +0 डिवाइड बाय 2 करना है। क्या करना है, अगर मध्य तारीख बोले तो आपको +0 डिवाइड बाय 2 करना है, और अगर लास्ट तारीख बोले तो -1 डिवाइड बाय 2 करना है। ध्यान रखना है, बस यही आपको करना है मंथली बेसिस पर। क्या करना है, अगर फर्स्ट तारीख को विड्रॉ बोलना है एवरी मंथ तो +1 करना है, मिडिल तारीख दे रखी है +0 डिवाइड बाय 2 करना है, और अगर लास्ट तारीख दे रखी है तो -1 डिवाइड बाय 2 करना है। अब ये जो आएगा कितना, 12 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 13/2, जिसको अपन शॉर्ट में लिख सकते हैं 6.5। तो 6.5 आपके क्या है, एवरेज मंथ आ जाएगा। क्या जाएगा, एवरेज मंथ यानी औसत अवधि। इसका निकालो, 12 और 0 होते हैं, 12 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितने आ जाएंगे 6। यहाँ पर 12 - 1, 12 में से 1 गया, कितना बचा 11, 11/2, इसको शॉर्ट करेंगे कितना जाएगा 5.5। तो दोस्तों इस तरह से इन तीनों के जो एवरेज मंथ आएंगे, जो अपने को यहाँ औसत अवधि फॉर्मूले के अंदर लिखनी है, वो इस तरह से निकालनी है, ठीक है। तो इस तरह से निकालेंगे तो 6.5, 6 और 5.5। देखा जाए तो 0.5 का यहाँ फर्क पड़ेगा, 0.5 का यहाँ फर्क पड़ेगा, है ना, कम होता जाएगा। ये +1 क्यों किया, क्योंकि ये फर्स्ट तारीख को कर रहा है, या -1 क्यों किया, क्योंकि एक महीना पूरा माइनस हो जाएगा, है ना। अगर किसी भी महीने जैसे 10 महीने तक अगर वो लास्ट तारीख को पैसे निकाल रहा है तो फर्स्ट वाला महीना तो वैसे माइनस हो गया, ठीक है। तो इस तरह से अपने को क्या करना है, ये एवरेज मंथ निकालना देखना है, ठीक है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अपना एवरेज मंथ निकाल लिया है। जो अपने को याद रखना है, इसका 6.5 है, इसका 6 है, और इसका 5.5 है, ठीक है। एवरेज मंथ निकाल लिया, याद रख लिया हमने। अब देखते हैं जी का टोटल ड्रॉइंग्स। तो देखो यहाँ सॉल्व करेंगे, जी का कुल आहरण, ठीक है, जी टोटल ड्रॉइंग। अब जी ने कितने निकाले, हर महीने 2-2 निकाले और पूरे साल भर तक निकाले। तो 2000 इंटू अगर 12 करेंगे तो इसने कितने निकाले 24,000 रुपए, ठीक है। फिर उसके बाद जी कंडीशन, जी के बाद आता है एस, सेम एस का कुल आहरण। एस का कुल आहरण कितना होगा, यानी एस टोटल ड्रॉइंग्स ए का है 3,000 रुपए हर महीने के अंत में। हर महीने मतलब पूरे 12 महीने तक, चाहे वो फर्स्ट तारीख को निकालो, मिडिल को निकालो या लास्ट को निकालो, प्रत्येक महीना बोलते हैं मतलब आपको 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो कितना है 3,000 रुपए है, और 12 महीने तक मल्टीप्लाई किया है कितने हो जाएंगे ये 36,000, ठीक है, 36,000। और नेक्स्ट सी का अपना ये निकालते हैं, टी का प्रत्येक माह के मध्य में 1,000 रुपए निकाले हैं, यहाँ लिखेंगे टी टोटल ड्रॉइंग या टी का कुल आहरण। टी ने कितना 1,000 रुपए निकाला है, तो 1,000 इंटू 12 इक्वल टू 12,000, ठीक है। अब इस पे निकालेंगे हम आहरण पर ब्याज, ठीक है। आहरण पर ब्याज का फॉर्मूला क्या है, कुल आहरण। तो इस जी ने कुल कितना आहरण किया था 24,000 रुपए, 24,000 रुपए निकाले ना, यहाँ लिखेंगे 24,000 इंटू रेट अपॉन 100। रेट क्वेश्चन के अंदर कितनी दे रखी है 12%, कितनी दे रखी है 12% पर एनम। यहाँ लिखेंगे 12% मतलब अपॉन 100 इंटू औसत अवधि। औसत अवधि क्या निकली थी जी की 12 महीने हैं, +1 करना है तो 13 हो जाएंगे, और 13 में 2 का डिवाइड करना है, एवरेज निकालने के लिए डिवाइड 2 करना है, कितना आ जाएगा 6.5। तो यहाँ आ जाएगा 6.5 डिवाइड बाय 12। सेम ऐसे ही करेंगे एस के लिए, तो 36,000 टोटल ड्रॉइंग अमाउंट हो जाएगा, इंटू 12/100 हो जाएगा, 36,000 इंटू 12/100। अब निकालना है अपने को औसत अवधि यानी एवरेज मंथ। अब देखिए एवरेज मंथ इस एस के लिए क्या बोल रहे हैं, एस प्रत्येक माह के अंत में 3,000 रुपए निकाल रहा है, तो क्या आ रहा है अंत में। और अपने को पता है कि फर्स्ट तारीख होता है तो +1 करते हैं, और लास्ट तारीख होती है तो -1 करते हैं। तो यहाँ अंत का मतलब लास्ट तारीख ही है, तो अपन क्या करेंगे इसमें -1 करेंगे। तो
12 महीने टोटल होते हैं, उसके अंदर अगर एक महीना माइनस कर देते हैं तो अपने पास 12 माइनस 1 अपन ने करके देखा था, कितना आया था 11, और 11 एवरेज निकाल रहे डिवाइड बाय 2, इसका मतलब क्या आएगा 5.5, यानी कि अब यहाँ जो एवरेज मंथ आएगा अपना कितना आएगा 5.5। क्यों आया 5.5? क्योंकि ये लास्ट तारीख को विड्रॉ कर रहा है, इसलिए 12 में से एक माइनस करके डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 5.5 डिवाइड बाय 12, यानी 12 महीने में से 5.5 एवरेज मंथ आ जाएगा। और एक आ रहा है लास्ट में कि टी प्रत्येक माह के मध्य में 1000 रुपए निकाल रहा है, तो इस तरह से इसने 12,000 रुपए निकाल लिए हैं। तो 12,000 12,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 12/100 पे 12% तो ब्याज दर दे रखी है आपको क्वेश्चन के अंदर, है ना। फिर 12/100 इंटू, अब इसका एवरेज मंथ कैसे निकालेंगे, ये मिडल है, मिडल में क्या करते हैं +0 करते हैं, यानी कि ना तो -1 करेंगे और ना +1 करेंगे। क्या करेंगे, या तो -0 करो या +0 करो, बात तो एक ही है। तो 12 में +0 करो या -0 करो, तो 12 ही आना, और 12 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, है ना। तो यहाँ आ जाएगा 6/12। चलिए अब इसको शॉर्ट करते हैं, तो 24,000 1200 6.5 डिवाइड बाई 12। देखिए सबसे पहले कटने वाली चीजें कौन कौन सी है जिनको काट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 12 1 जा 1 और 12 1 जा 1, यानी 12 एकम 12 और 12 एकम 12 दोनों ने एक दूसरे को काट दिया। फिर अपने पास देखिए यहाँ पर पॉइंट उड़ाएंगे, यानी 6.5 है ना, तो पॉइंट उड़ते ही नीचे आ जाएगा इंटू 10, मतलब पॉइंट उठाएंगे, पॉइंट के बाद कितना है एक डिजिट है, इसलिए अपन 1 0 लगा देंगे। फिर अब देखिए यहाँ 3 0 1 2 और 3 1 2 और 3 0 से कट गए। अब अपने पास क्या बचा अमाउंट, यहाँ देखिए 24 मल्टीप्लाई बाय 65, कितना बचा 24 मल्टीप्लाई बाय 65। फिर नेक्स्ट इसी तरह से इसको भी शॉर्ट करते हैं, 0.5 है, पॉइंट उड़ाएंगे, या तो नीचे 0 लिख सकते हैं या इंटू 10 लिख सकते हैं, ठीक है। अब फिर यहाँ देखिए 120 कटेगा 10 बार और 12 कटेगा 1 बार। फिर यहाँ देखिए 1 2 और 3 0, 1 2 और 3 0। अब अपने पास यहाँ अमाउंट बचेगा 36 इंटू 55, ठीक है, 36 इंटू 55। नेक्स्ट देखेंगे अपन 12,000। अब 12,000 में यहाँ देखिए 12 से 12 पहले तो इसको काट दो, ठीक है। फिर उसके बाद 2 0 से 2 0 खत्म। अब यहाँ आपके अमाउंट बचेगा 120 इंटू 6, कितना बचेगा 120 इंटू 6, ठीक है। अब हम इनको एक रफली नोट करके सॉल्व कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करना तो आपको आता ही है, ठीक है। अब इसका अंदर आंसर आ जाएगा 1560, कितना आएगा 1560। 36 और 55 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1980, और 120 इंटू 6 करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे 720 रुपए। तो इस तरह से इन तीनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इतना बनेगा 1560, 1980 और 720 रुपए, ठीक है। आ गया समझ में दोस्तों। चलिए एक बार वापस रिवाइंड कर लेते हैं। क्या था इस क्वेश्चन के अंदर कि जी जो था वो पहली तारीख को, हर महीने की पहली तारीख को 2000 निकाल रहा था। इस तरह से उसने पूरे 12 महीने तक निकाले। पैसे कितने निकालिए 24,000 रुपए, ठीक है। अब 24,000 को अपन देखेंगे कुल आहरण की राशि में, तो कुल आहरण 24,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 12/100 जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है, 12/100 इंटू 6.5 कहाँ से आया, ठीक है। 6.5 अपने यहाँ पर लिखा है औसत अवधि, तो औसत अवधि के थ्रू निकालेंगे। तो औसत अवधि क्या करेंगे 12 + 1 डिवाइड बाय 2, तो 12 और 1 13 डिवाइड बाय 2 करेंगे, कितना आ जाएगा 6.5, क्योंकि पहली तारीख को है, ठीक है। फिर इसको अपन जब सॉल्व करेंगे तो फिर काट कटाने के बाद अपने पास 24 इंटू 65 बचेगा, और उसके बाद लास्ट में आंसर आएगा 1560 आहरण पर ब्याज किसका, जी का। फिर इसी तरह से एस का भी निकालेंगे। अब एस के लिए वर्ड क्या लिखा है अंत में, यानी कि लास्ट तारीख को है, और यहाँ पर एवरेज मंथ निकालने के लिए -1 करेंगे, ठीक है। तो 3000 इंटू 12 मंथ तक निकाले तो 36,000, यानी टोटल 36,000 रुपए इसने निकाल लिए हैं। और 36,000 इंटू 12/100 जो क्वेश्चन में दे ही रखा है, इंटू 5.5 जो अपने को निकालना है। क्या किया था निकालने के लिए 12 - 1 डिवाइड बाय 2 किया था, ठीक है। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा आंसर 1980 रुपए, ठीक है। फिर उसके बाद टी प्रति माह के मध्य में, यानी कि मिडल में 1000 रुपए निकालता है। 1000 12 महीने तक निकालेगा, 12,000 रुपए हो गए, ठीक है। 12,000 12,000 इंटू 12/100 इंटू 6/12। यहाँ 6 क्यों आए, क्योंकि 12 डिवाइड बाय 2 जब करेंगे तो एवरेज मंथ आ जाएगा 6 मंथ, ठीक है। तो फिर यहाँ जब काटेंगे सारी संख्याओं को तो यहाँ बचेगा अपने पास 120 इंटू 6, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 720 रुपए, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हमने निकाला था
एवरेज विधि से ब्याज कैलकुलेट करना, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया था। अब और भी इसके वीडियो देखेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को एक बार वापस देखिए, और अगले वीडियो और भी देखने के लिए हम बनाएंगे, आप जिनको देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।